एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं टिपकाइस लिंक एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में प्रधानमंत्री के नेताजी को निडर नेतृत्व और अटूट देशभक्ति का प्रतीक बताया। नेताजी के साहस और राष्ट्र के लिए उनका अनुपम योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके विचार आज भी पीढ़ियों को मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने नेताजी की विरासत को जन जन तक पहुंचने के लिए अपनी सरकार के कदमों का भी उल्लेख किया और पिछली सरकारों पर उनके योगदान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए एक प्रेरणा। ईस्ट जेंटा हिल्स डिस्ट्रिक्ट के इलाका नारपो के तहत शिम्पलोंग स्थित धार कंपनी के प्रेमिसेस में हुए हाल ही के आईईडी ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास कुमार के मुताबिक ईस्ट जेंटा हिल्स पुलिस और वेस्ट जेंटा हिल्स पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिसेन सुंगो उर्फ सई उर्फ बा निवासी मिनसो जोवाई पुलिस स्टेशन और एम्बा लडोंग निवासी शिम्पलोंग लुमशनोंग पुलिस स्टेशन के रूप में हुई है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शिलोंग के झालूपाड़ा से बरिक तक प्रपोज फ्लाईओवर के लिए आवश्यक भूमि ट्रांसफर को तेजी से पूरा करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे। यह फैसला कैबिनेट मंत्री सनबोर शुलाई और नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसमें फ्लाईओवर प्रोजेक्ट और शिलोंग दाउकी रोड के काम में हो रही देरी पर चर्चा हुई। सनबोर शुलाई ने बताया कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मामले पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ समन्वय के लिए एक विशेष बैठक बुलाएंगे। उन्होंने सिख दलित समुदाय के पुनर्निवास के लिए भूमि पर एनओसी को लेकर डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। डिफेंस मंत्री ने तेजी से समाधान का आश्वासन दिया है। जम्मू और कश्मीर के पूंछ जिला में रिपब्लिक डे से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। विलेज डिफेंस गार्ड के जवान दिन रात पेट्रोल चेक पॉइंट लगाने और एम्बुश तैयार करने जैसे कदम उठा रहे हैं, ताकि किसी भी सुरक्षा चूक को रोका जा सके।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के तराना तहसील में गुरुवार शाम वीएचपी बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर हुए हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। उपद्रव के दौरान लगभग दर्जन भर बसों को नुकसान पहुंचाया गया। हालत को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में 2026 की पहली बर्फबारी हुई। रात भर आंधी तूफान और तेज हवाओं के बाद सुबह से लगातार बर्फ गिरनी शुरू हुई, जिससे पूरी क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया और टेम्परेचर में तेज गिरावट दर्ज की गई। मनाली स्थित मां हडिम्बा देवी मंदिर में श्रद्धालु की अनोखी परंपरा का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। यहां मंदिर में लकड़ी की छड़ी छोड़ना आशीर्वाद, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये पुरानी परंपरा देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। संसार बनाया है, धरती शिव की माया है, जिसमें शिव को पाया है और पुत्र हनुमान मिले। किश्तवाड़ जिला के छतरू क्षेत्र की सिंहपोरा में आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ऑपरेशन चला रहा है। डीकेआर रेंज के डीआईजी ने साइट पर पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा बल तैनात किया गया है। आगे की जानकारी का इंतजार है। हरिद्वार में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास और सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार को भारत की संस्कृति पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। मैं तो आज आया हूं गायत्री परिवार के मंच पर। ऐसे राष्ट्र के निर्माण में गायत्री परिवार भी लगे। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और व्यक्ति के परिवर्तन से युग परिवर्तन का जो नारा पंडित राम शर्मा ने दिया, वो 130 करोड़ भारतीयों का नारा बने और हम सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई भारत माता को अपने जीवन काल में देख पाए। मैं फिर से एक बार पंडित राम शर्मा, वंदनीय माता जी, डॉक्टर प्रणव जी और अब डॉक्टर चिन्मय जी ने ये जो ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया है, उसको वंदन कर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और फिर से एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर एक बार भारत माता का जयकारा लगाए। मेरे साथ बोलिए प्रचंड आवाज से, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश हर बजट भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के हर फैसले में देश, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म विजन होता है। बजट है, पार्लियामेंट सेशन 28 से होगा, बजट 1 तारीख को पेश होगा और बजट के बारे में मैं आगे घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ उम्मीद तो है जनता कर सकती है? हाँ, हमेशा मोदी जी का समय में हर बजट स्पेशल होता है। हर बजट को आप देखिए, 2014 से आज तक का देखिए, फ्यूचर भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ को ध्यान रख करके बजट पेश होता है। मोदी जी का लीडरशिप में कोई चूक नहीं होता है, वो सोच समझ करके ही काम किया जाता है। चाहे बजट हो, कोई भी सरकारी काम हो, सोच समझ करके किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। From election preparation to the declaration of results, technology is embedded at every stage of the election process. Over the years, the Honorable Commission has consistently leveraged technology to enhance the transparency, efficiency and effectiveness of the election process. Election Commission of India now takes a quantum jump in the use of technology with the official launch of ECI Net, a comprehensive digital platform conceptualized under the guidance of the Honorable Commission to engage and facilitate citizen participation in elections of the largest democracy of the world. It has been developed in full compliance with the Representation of the People Acts 1950 and 1951, the Registration of Electors Rule 1960, and the Conduct of Election Rules 1961. The platform has been designed to serve over 1 billion electors across 1.1 million polling stations, spanning 28 states and 8 union territories, 543 parliamentary constituencies, and 4,123 assembly constituencies, available in 22 scheduled languages and English. This digital initiative of ECI has been developed to connect citizens, candidates, political parties, election officials, and brings key services like voter registration, electoral roll search, know your candidate, book a call with BLO, e-Epic download, polling trends, and much more onto one secure platform. The beta version of ECI Net was successfully piloted during the 2025 Bihar Assembly elections and the Special Intensive Revision (SIR). Since its beta release, the platform has processed over 101 million registration forms with an average of 270,000 forms per day. More than 1.1 million booth-level officers are registered on the platform to verify electors on the ground. Over 1,500 million documents have been digitized through this platform during SIR. ECI Net is the world's largest electoral service platform as it brings all electoral services of the world's largest democracy together in one seamless experience by integrating 40+ apps and portals of the Election Commission of India, empowering a citizen to stay connected with ECI anytime, anywhere. ECI Net, improving transparency, efficiency, accountability, and trust. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और राज्य स्तर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की प्रभावी नेतृत्व का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के शामिल होने से गठबंधन को और अधिक जन समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में जो जीत मिली है बीजेपी और शिवसेना को, वो तो प्रधानमंत्री जी का
लीडरशिप और महाराष्ट्र में अपने बीजेपी शिवसेना का गठबंधन का जो लीडरशिप है, फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी का, ये कॉम्बिनेशन का वजह से तो इतना भरोसा मिला है। अभी हमारे अजित पवार साहब भी साथ में जुड़े हैं, तो ये गठबंधन जो है बहुत अच्छा था, इसलिए लोगों को पसंद आया। बेंगलुरु में बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने गवर्नर आरएन रवि के असेंबली में भाषण न देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गवर्नर के अभिभाषण को राजनीति मुद्दा बनाना चाहती है। उपयोग करने के लिए कोशिश की। उन्होंने, राज्यपाल जी ने संविधान को आशय को ऊपर लेकर के उन्होंने मना किया। स्पिरिट अलग रहता है, उसके स्पिरिट के वजह से राज्यपाल जी ने मना किया, वो सही था। उन्हें संविधान का प्रतिनिधि है, संविधान को, स्पिरिट को उन्हें बचाना उनका काम है। उन्हें बचाने के लिए कोशिश करके उन्हें मना किया है। उनको उस निर्णय को हम स्वागत करता हैं। डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। CH Marak, UDA Commandant, 2nd Battalion, West Garo Hills District. Trupina Mauple, UDA, Deputy Commissioner, Eastern West Khasi Hills District, Mairam. Shri Matthias. तो कॉपी थोड़ी का छब्बीस जनवरी को लेके न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लगभग 10,000 पुलिसकर्मी हमने तैनात किए हैं, जिनकी अभी तक 9 से 10 रिहर्सल और ब्रीफिंग हो चुकी हैं। अभी हम पूर्णतः प्रिपेयर्ड हैं तो फ्लोलेसली एग्जीक्यूट दिस अरेंजमेंट। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होंगे। मेरी सभी से अपील भी है कि आप सुरक्षा जांच में पुलिस का सहयोग करें। आप लगभग 3 जगह फिजिकल चेकिंग होगी पेडेस्ट्रियन की और व्हीकल चेकिंग भी होगी। 4 प्लेसेस पे लगभग सॉफ्ट चेकिंग का भी प्रावधान रखा गया है। हमने सीसीटीवी कैमरेज भी एनएफ लगाए हुए हैं। मोर देन 3000 सीसीटीवी कैमराज हैं। मोर देन 30 हमने कंट्रोल रूम भी बनाए हुए सीसीटीवी कैमराज के। सीसीटीवी जो है वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस के इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई आदमी कहीं पे किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को या अनअटेंडेड बैग ऐसे आर्टिकल दिखाई देते हैं या एफआरएस के माध्यम से वांटेड क्रिमिनल हैं वो अगर आते हैं तो उनकी पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा हम इस बार वेरिएबल ग्लासेस भी काफ़ी दिनों से डेवलप कर रहे थे, एक इंडियन कंपनी एजना लेंस उसके साथ मिलकर, तो दैट हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड।
और उसके अंदर भी FRS और वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टैंड अलोन सिस्टम रहेगा वेरिएबल ग्लासेस में, जो हमारा स्टाफ पहन के इनको इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे खड़ा होगा, जहाँ पे जो दर्शक आएंगे उनकी स्क्रीनिंग इस कैमरेज के द्वारा होगी कि अगर कोई वांटेड क्रिमिनल यहाँ पे दिखाई देता है तो FRS के थ्रू इसमें भी हम उसको पहचान पाएंगे। मेरी सभी से अपील है कि सुरक्षा जांच में पुलिस का सहयोग करें। अगर आपको कोई सस्पिशियस आदमी एक्टिविटी दिखाई देती है तो उसकी सूचना भी आप तुरंत पुलिस को दें। और आने से पहले, चूंकि इस बार एनक्लोजर्स के नाम नदियों के नाम पे हैं, तो आप आने से पहले एक बार अपने एनक्लोजर की जगह देख लें, उनके लिए रास्ता जो वेस्ट है ये जो है यहाँ पे लोगों ने सब यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। See how people in North East India treat their waste and make sure कि वो कहीं जमीन वमीन पे ना गिरे। दूसरा सवाल आपका था चबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाउ मुझे उधर अपने भाई हो गया, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। चलिए More than 3,400 crore rupees worth of assets have been confiscated so far in Chhattisgarh in connection with 6 major scams linked to the tenure of former Chief Minister Bhupesh Baghel. Investigations into liquor, coal and betting scams estimate the total alleged fraud at over 11,000 crore rupees in just 5 years. Over 80 people, including former ministers, IAS officers, bureaucrats and policemen, have been arrested. Members of the former chief minister's family are also named in multiple cases, highlighting the scale of the alleged corruption. सर आपका नाम बताएं। मैं विश्राम प्रजापति एडवोकेट। विश्राम जी, एक बड़ा जो मामला था वो ये था कि जो जेल है, जयपुर की खुली जेल है, वहाँ पर पिछले दिनों जो हत्याकांड में शामिल थे, जो सजा काटी थी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद, उन्होंने एक पेरोल की याचिका लगाई थी शादी के लिए। वो याचिका आपके माध्यम से लगाई गई थी। वो क्या याचिका थी, हाईकोर्ट ने उस पर क्या निर्णय दिया, और पेरोल जो शादी के लिए क्या मिल गई है, कब शादी है, पूरा विस्तार से बताइए। प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों की ओर से मैंने शादी के लिए आपात पैरोल जो कंसर्न अथॉरिटी है, जेल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जयपुर, उनके यहाँ पे अप्लाई किया।
जब उसका निस्तारण नहीं हुआ उनके बाद में मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल रिट पिटीशन याचिका दायर की। न्यायालय ने उसको निस्तारित करते हुए 7 दिवस में निस्तारण करने के आदेश दिए गए कि संबंधित पैरोल एडवाइजरी कमेटी इनको निस्तारण करे। उसके बाद में जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी द्वारा दोनों बंदियों को 15 दिवस की आपात पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, जिनकी आज की शादी है। तो शादी के लिए पैरोल दी गई थी? यस, आज की शादी है, शादी के लिए आपात पैरोल दी गई। तो 15 दिन की थी? 15 दिवस की। ये जो खुली जेल में थे, ये खुली जेल में कब से साथ में रह रहे थे और क्या इन दोनों की तरफ से ये तय किया गया कि भाई हम दोनों में जो प्रेम प्रसंग शुरू हो गया या एक दूसरे से शादी करना चाहते, क्या आधार था उसका? दोनों एक साथ में जैसे खुलाबंदी शिविर में रह रहे थे तो साथ साथ रहते रहते दोनों में संपर्क में आ गए, इसलिए प्रेम। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखा मामला, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। दोनों किस प्रकार की सजा काट रहे थे, मतलब क्या उनको क्या सजा थी, किस ऑफेंस में बंद थे उम्र कैद के लिए? हाँ, दोनों हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। तो अब ये जो 15 दिन की है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, 15 दिवस की, अभी शादी के बाद में 15 दिवस की पैरोल काट के वापस ये खुलाबंदी शिविर में अपनी शेष सजा भुगतने के लिए पाबंद रहेंगे। तो आज इनकी शादी है? हाँ, आज इनकी शादी है, दोनों की। नाम बता दीजिए। विश्राम प्रजापति एडवोकेट। दोनों की तरफ से आपने? हाँ, दोनों की तरफ से मैं विश्राम प्रजापति एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। और आपने हनुमान प्रसाद और नेहा प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ की ओर से याचिका दायर की। As far as Netaji is concerned, his strategic foresight of defense of India was evident when in 1944 at the Tokyo University, he spoke about organizing national defense and safeguarding future freedom by setting up modern war industries. He visualized an industrial program for producing arms that India will need for its self-defense. Something like Atmanirbharta was thought about in 1944, so early. He saw defense from a strategic point of view and not just what was happening on the Burma front. A classic example of strategic foresight was when he negotiated and obtained Andaman and Nicobar Islands from Japan as the first bit of sovereign Indian territory and named them as Shaheed and Swaraj. He also wanted to develop this martial traditions, which was actually slightly different from how the Britishers saw it, and about which I have already spoken about the Indian National Army. Let me now talk about the very inner core of national security architecture, that's the military preparedness, and it's that particular instrument which actually cannot fail. And when you talk about military preparedness, it's the ability of our armed forces to anticipate threats and respond to them by conducting military operations. And what does it involve? It will involve analysis of the emerging security environment, global and regional, including lessons from history. It will involve preparing operational plans for various kinds of contingencies which may face. Some of them were referred to by Ambassador Kamal Sibal. Wargaming, operational discussions, and refining this into firm operational plans. Validating these plans through exercises with troops, without troops, telephone battles, tabletop exercises, map exercises, sand models, training the armed forces in whatever plans you have made, and motivating them. This is largely a function of people in uniform, and responsibility rests with the CDS and the 3 service chiefs. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.